नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि और कार्यनीति। इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन में हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक पशुओं में देखभाल और दूसरा पशुओं में प्रजनन। पशुओं की देखभाल में हम पशुओं को अच्छे से खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप जितना अच्छा अपने पशु को खाना दोगे उतने ही बेहतर आपको दूध की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। दूसरा, पशुओं की अच्छी तरह से स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। कई बार क्या होता है, जो हमारी गाय या भैंस है या जो हमारा पशु है वो बीमार हो जाता है या उसमें बीमारी के लक्षण आ जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। जैसे गर्मी से बचाना चाहिए, ज़्यादा ठंड से भी बचाना चाहिए। तो हमको अपनी जो जानवर है उसकी देखभाल करनी चाहिए। पशुओं में प्रजनन किया जाना चाहिए ताकि बड़ी तादाद में जानवरों में पैदावार हो सके, ताकि हमें बड़ी मात्रा में जानवरों से मूल्यवान पदार्थ मिल सके। अगर हम प्रजनन ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो जो हमारी पशुओं में पैदावार है वो भी कम हो जाएगी और जिस वजह से हमें जो मूल्यवान पदार्थ हैं वो भी नहीं मिल सकेंगे। तो अब बात करते हैं हम कि पशुपालन होता क्या है। पशु धन के प्रजनन और पालन की प्रथा को पशुपालन कहा जाता है। इसमें पशुधन, गाय, भैंस, सूअर आदि का प्रजनन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन भी शामिल है। गाय, भैंस, सूअर आदि के साथ साथ इसमें मुर्गी पालन और मछली पालन भी शामिल है। 70% से अधिक जो पशुधन है वो कहाँ है? भारत और चीन में है। बाद बाकी जो 25% है वो अन्य देशों के पास में है। लेकिन 70% भारत और चीन के पास में होने पर भी हम उन पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, उनमें अच्छी तरह से प्रजनन नहीं करा पा रहे हैं और जो पशुओं से हम जो मूल्यवान पदार्थ ले सकते हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह से हमको लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम देखभाल अच्छे से पशु में कर पाएँ, प्रजनन भी अच्छी तरह से करा पाएँ, इसलिए हम इस पशुपालन को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम डेयरी फार्म प्रबंधन की। डेयरी फार्म प्रबंधन में दूध और उसके उत्पाद से मतलब है कि दूध से क्या क्या चीज़ बनी, जैसे घी, दही, पनीर, ये सब किससे? दूध से बन रहा है। तो दूध, इसमें हम संसाधन तथा तंत्रों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम अपने दूध की मात्रा को बढ़ा सकें। तो इसके दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? एक बेहतरीन नस्ल की गाय को चुनना पड़ेगा और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। जो हमने गाय ली है उसमें क्या होना चाहिए? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। पशुओं की हमको अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए, मतलब रहने की भी अच्छी जगह होनी चाहिए, पानी भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, एक रोग मुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा वातावरण ना हो कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो, यानी कि हमारे पशु को कोई बीमारी हो जाए या फिर कुछ हो जाए। गर्मी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठंड भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब से भी हमको क्या करना है? अपने पशु को बचाना है, यानी कि रोग मुक्त वातावरण को चुनना है। चारे, यानी कि जो हमारा पशु खा रहा है चारा, उसकी गुणवत्ता तथा मात्रा को भी बढ़ाना चाहिए। उसकी गुणवत्ता देखनी चाहिए कि वो अच्छे है या नहीं है, पदार्थ ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम केवल चारा ही खिलाए जा रहे हैं, उसको भूसा खिलाए जा रहे हैं या फिर घास ही खिलाए जा रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि एक ही चीज़ हम उसको अपने पशु को दिए जा रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्म है उनमें मीटिंग होती हैं और उनमें बताया जाता है कि हम अपने पशु की अच्छी देखभाल कर सकें और कैसे हम उसको एक अच्छा चारा दे सकें। तो इन सब की बातें अब बहुत ही ज़्यादा मीटिंग्स चलाई जा रही हैं डेयरी फार्म में। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो आते हैं और वो बता रही हैं, नए नए टीवी पर एड्स भी चलाए जाते हैं। तो इन सब की भी कि किस तरह से हम पशुओं को देखभाल करें, कौन से चारा उनको देना चाहिए, क्या देना चाहिए नहीं, और रिकॉर्ड और निरीक्षण भी ज़रूरी हैं कि सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरह से उपाय से बचाना चाहिए। तो उन उपायों के लिए क्या करना चाहिए? सही रिकॉर्ड और निरीक्षण भी ज़रूरी होते हैं। पशु चिकित्सक की नियमित जांच भी ज़रूरी है ना, कि हर 15 दिन पीछे या 1 महीने पीछे आपके पशु का क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है या कैसी भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सब किस में आता है? ये डेयरी फार्म
प्रबंधन में आती हैं। अब इसमें हमने लिखा कि दूध की पैदावार चयनित नस्ल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। गुणवत्ता में उपज क्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शामिल है। मवेशियों की देखभाल, उचित व्यवस्था, पर्याप्त पानी, भोजन, चारे की गुणवत्ता, स्वच्छता और पशु चिकित्सक का दौरा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कुक्कुट फार्म की। कुक्कुट का मतलब केवल मुर्गा या मुर्गी से नहीं है, ये बतख से है। कुक्कुट का प्रयोग अक्सर हम किस लिए करते हैं? खाना और अंडों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। पोल्ट्री में चिकन, बतख और टर्की जैसे पक्षियों का मांस शामिल होता है। मुर्गी पालन में मुख्य जोर रोगमुक्त और स्वस्थ नस्ल का चयन पर है। यानी कि फिर वही बात आ गई जो डेयरी फार्म में थी, वही इसमें आ गई कि रोगमुक्त वातावरण होना चाहिए और स्वस्थ नस्ल की होनी चाहिए। सुरक्षित कृषि परिस्थितियों, उचित चारा पानी और स्वच्छता भी आवश्यक है। इसके लिए भी वही सारी चीज़ें हैं कि एक उचित चारा पानी और स्वच्छता भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं मधु पालन यानी कि मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर का। मधुमक्खी पालन हम शहद उत्पादन के लिए करते हैं। इसमें मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव भी शामिल होता है, यानी कि छत्ते भी होते हैं इसमें। और शहद उत्पादन के लिए हम मधुमक्खी पालन का प्रयोग करते हैं। शहद पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर भोजन है, यानी कि शहद बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे लिए और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, यानी कि कुछ बीमारियों को भी ख़त्म करता है। और ये बिल्कुल भी श्रमगहन नहीं है, मतलब मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है इसमें, है ना। अपेक्षाकृत आसान होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आसानी से हो जाता है। केवल विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, यानी कि तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे मधुमक्खियों की प्रकृति और आदतों के बारे में। और उपयुक्त जहाँ छत्ते रखनी है उसका उपयुक्त एक जगह होनी चाहिए, है ना। झुंडों को पकड़ना और छत्तों में रखना, मधुमक्खियों के झुंडों को पकड़ना और उन छत्तों तक ले जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। शहद और मोम का प्रबंधन और संग्रहण, यानी कि हम मधुमक्खी से क्या निकालते हैं? एक तो शहद लेते हैं और दूसरा मोम का भी प्रबंधन हम मधुमक्खियों से करते हैं। मधुमक्खी पालन में क्या होता है, ये बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है, आसानी से हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ी बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, यानी कि जानकारी होना ज़रूरी होता है मधुमक्खियों की प्रकृति के बारे में और उनकी आदतों के बारे में। और एक उपयुक्त स्थान का चयन करना होता है कि यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते ठीक तरीके से रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई आके तोड़ तो नहीं दे रहा है, ये सब चीज़ें हमको देखना है। और मौसम से तो कहीं हानि नहीं हो रही है, ये सब हमको देखना के लिए बस है। और इससे क्या मिलता है हमें? शहद और मोम मिलता है। शहद हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। अब बात करते हैं मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन की। इसमें मछलियाँ शंखों और अन्य जलीय जानवर जैसे झींगा, केकड़, झींगे आदि को पकड़ना, उनका प्रसंस्करण करना और उन्हें बेचना, यानी कि पहले मछली को बेचो फिर, है ना, उनको बेचना, ये सब बेचकर हम पैसे भी कमाते हैं। तो ये सब किस में? मत्स्य पालन में आता है। खाने योग्य मीठे पानी की मछलियाँ कौन सी हैं? कैटला और रोहू हैं। और जो समुद्री मछलियाँ हैं वो कौन सी हैं? हिल्सा, प्रोम्फ्रेट और सार्डिनेस। यहाँ से ज़रूर एक जो प्रश्न है वो बनता है कि खाने योग्य मीठे पानी की मछलियाँ कौन सी? कैटला और रोहू हैं। और जो समुद्री मछलियाँ हैं वो कौन सी हैं? हिल्सा, पोम्फ्रेट्स और सार्डिनेस। ये तीनों कौन सी हैं? समुद्री मछलियाँ होती हैं। जो जल कृषि और मत्स्य पालन है वो तकनीकी रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस मत्स्य पालन में क्या होता है? हम मछलियों, शंखों और जो अन्य